नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अब तक हम मूल अधिकार के अंदर पहले भाग को पढ़ चुके थे, जो था समानता का अधिकार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, लेकिन दरअसल जो मूल अधिकार है वो केवल 14 से लेकर 32 तक है। उसके अंदर जो पहला वर्ग हमने पढ़ा समानता का अधिकार, वो था 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो कि 19 से लेकर 22 तक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि स्वतंत्रता क्या होती है। याद कीजिए, मैंने प्रस्तावना के दौरान भी बताया था कि हमारी प्रस्तावना में लिखा है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। और उस समय भी मैंने बताया था कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ आत्यांतिक स्वतंत्रता से नहीं है। हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता है वो एक निश्चित सीमाओं में रहकर ही कार्य करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ हमारे यहाँ सकारात्मक रूप से लिया जाता है, अर्थात एक निश्चित सीमाओं में रहकर अपना कार्य करने की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के अधिकार में पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19, जो कि अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है। आर्टिकल 19 को पढ़ने से पहले तीन बातों को याद रखिए। आर्टिकल 19 राज्य के विरुद्ध केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार, यानी आर्टिकल 19 केवल आपको राज्य के विरुद्ध मिलता है, बाकी नागरिकों के विरुद्ध नहीं है, केवल राज्य के विरुद्ध है। और सिटीजन राइट है, अर्थात भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, भारत में रहने वाले अन्य व्यक्तियों को आर्टिकल 19 नहीं मिला। दूसरा, इट इज ए पॉजिटिव राइट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये एक सकारात्मक अधिकार है जो कि भारत के नागरिकों को स्वतंत्रताएं देने का उल्लेख करता है, लेकिन विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है युक्ति युक्त निर्बंधन। युक्ति युक्त निर्बंधन का मतलब होता है ऐसी पाबंदियां जो उचित है, युक्ति युक्त है, उचित है। तीसरी विशेषता, हमारे संविधान, जब देश का संविधान लागू हुआ था उस समय आर्टिकल 19 के अंदर 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार वाली स्वतंत्रता को इस 19 से और मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 क में दिया। तो तीन बातें याद रखिएगा, स्टेट अगेंस्ट सिटीजन राइट्स, पॉजिटिव राइट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पहले 7 थी, अब कितनी है 6। अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल 19 है, दरअसल उसके अंदर कुल 6 क्लॉजेस हैं, 19(1), 92, 93, 194, 195, 196, यानी कुल 19 के अंदर 6 क्लॉजेस हैं। उसके अंदर 19(1) भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। शुरुआत में कितनी थी? 7। वहीं आर्टिकल 19(2) से लेकर 19(6) तक 19(2), 93, 94, 95, 96 ये स्टेट्स के राइट की बात करता है, राज्य के अधिकारों की बात करता है कि वो इन स्वतंत्रताओं पर जो 19(1) में दी हैं उनके ऊपर कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकता है। तो बात करते हैं 19(1) के अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। याद रखिए कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पर FOSC, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको लिखकर अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, आपको अपना विश्वास, आप किसी धर्म गुरु या धर्म के प्रति आस्था रखते हैं तो उसमें विश्वास रखने की स्वतंत्रता है। लेकिन याद रखिए इसके अंदर आपको 3 केसेस के बारे में याद रखना है, क्योंकि वर्तमान में आजकल लोक सेवा आयोग हमेशा जो पुराने न्यायालय के द्वारा दिए गए जजमेंट्स होते हैं उनको एग्जाम में बहुत पूछता है। जैसे MPPSC के जो अभी हाल ही में प्री का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आर्टिकल 21A को पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 21A का विस्तार किस केस में किया, जहां पर उन्नी कृष्ण की बात थी। तो पहली जो स्वतंत्रता है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंदर पहला केस है वो है विजोया बनाम केरल राज्य। दरअसल ये मामला इस प्रकार से था, एक बच्चा था जो स्कूल में था और वो एक प्रकार से
एक विशेष धर्म को से संबंधित था। बेसिकली हम बोलते हैं यहोवा विश्वास से संबंधित था। एक क्रिश्चियंस के अंदर एक प्रकार के धर्म का एक सांप्रदायिक धर्म में क्रिश्चियन के अंदर एक छोटा सा पंथ होता है, उससे संबंधित था। तो स्कूल के अंदर राष्ट्रगान हो रहा था, तो बच्चा अटेंशन की पोजीशन में खड़ा था बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रगान को गा नहीं रहा था। तब मैडम आई और मैडम ने बोला कि आप राष्ट्रगान क्यों नहीं गा रहे हैं। तब यह मामला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, जो कि विजोया बनाम केरल राज्य था, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता में मौन रहने की स्वतंत्रता यानी चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो याद रखिए कि बोलने की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है, और ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा विजोया बनाम केरल राज्य। दूसरा केस है साकल पेपर बनाम भारत संघ। दरअसल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर, बोलने की स्वतंत्रता के अंदर प्रेस की, मीडिया की स्वतंत्रता भी आती है। दरअसल शुरुआत के अंदर सुप्रीम कोर्ट या सरकार का यह मानना था कि प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है, आर्टिकल 19 का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस कोर्ट केस के अंदर साकल पेपर बनाम भारत संघ के अंदर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता भी, मीडिया की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। तो पहला कौन सा? मौन रहने की स्वतंत्रता, विजोया बनाम केरल राज्य। दूसरा मीडिया की स्वतंत्रता, साकल पेपर बनाम भारत संघ। और तीसरा मामला था इंडियन एक्सप्रेस मामला। यह भी मामला सुप्रीम कोर्ट का था। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। तो पहली स्वतंत्रता याद रखिएगा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके अंदर आपको 3 स्वतंत्रताएं याद रखनी है: मौन रहने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, और तीसरा सूचना का अधिकार यानी सूचना को जानने की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता है शांतिपूर्ण व बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार। यानी अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कोई भी स्वतंत्रता अनलिमिटेड नहीं है, ये निश्चित पाबंदियों में रहकर बनी है। जैसे अगर कहीं किसी जगह धारा 144 लागू हो जाती है, तब इस प्रकार की स्वतंत्रता आपसे छीनी जा सकती है। तीसरी है किसी प्रकार का संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। शुरुआत में केवल इतना लिखा होता था संगम या संघ बनाने का अधिकार, लेकिन 97th अमेंडमेंट के द्वारा इसमें यह भी जोड़ा गया संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। और इसके अंदर भी याद रखिए कि हर किसी को अपना संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन जो सेना में होते हैं, सशस्त्र सेना में होते हैं, पुलिस में होते हैं, वो भी संघ बना सकते हैं, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल यूनियन नहीं बना सकते। वो केवल एक कल्चरल, सांस्कृतिक संघ बनाने का उन्हें अधिकार है। चौथी है भारत में कहीं भी आबाद संचरण करने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, मूव करने का अधिकार। इसके अंदर भी याद रखिए कि भारत में अगर घूमने फिरने की बात होती है तब आर्टिकल 19 का हिस्सा है, लेकिन भारत से बाहर विदेश में अगर कहीं घूमने फिरने की बात होती है तब वो आर्टिकल 21 का हिस्सा है। भारत में घूमने फिरने की बात हो तो आर्टिकल 19, अगर विदेश में घूमने फिरने की बात हो तो आर्टिकल 21। और इसके अलावा अगर किसी को विदेश से वापस लेकर आना है, मान लीजिए कोई विदेशी है, कहीं मतलब कोई भारत का नागरिक है, विदेश में रहता है, हम उसे भारत में वापस लेके आना चाहते हैं, वापस आने का अधिकार, वो भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। जैसे वर्तमान में इस महामारी के दौरान भी भारत सरकार बहुत सारे विदेशियों को अन्य देशों से भारत में लेकर आ रही है, तो किस आर्टिकल के तहत लेकर आ रही है? आर्टिकल 21, वापस आने का अधिकार। लेकिन भारत में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार तो आर्टिकल 19। उसके अलावा है भारत में कहीं भी निवास या बसने का अधिकार। आप भारत के नागरिक हो, आप कहीं भी भारत में निवास करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं, तो ये आपको अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 19(2) से लेकर 6 तक निश्चित सीमाओं में रहकर। छठी स्वतंत्रता जो थी वो थी संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता, जो कि 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे हमारे संविधान की श्रेणी से, मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। आखिरी स्वतंत्रता है किसी भी प्रकार की वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। तो संक्षिप्त में आर्टिकल 19(1) 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें देता है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
दूसरा, शांतिपूर्ण व बिना हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चौथा, भारत में कहीं भी आवास संचरण का अधिकार। पांचवा, भारत में कहीं भी निवास या बसने का अधिकार। और छठा, भारत में कोई भी वृत्ति, उपजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार। तो दूसरी तरफ आते हैं आर्टिकल 19(2) से लेकर 19(6). ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना हमेशा विधायिका का अधिकार होता है। सरकार कभी भी आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। हाँ, पहले कोई पाबंदी दी है उसके आधार पर कार्यवाही कर सकती है। जैसे वर्तमान में धारा 144 लगाया जाना, लॉकडाउन जैसी व्यवस्था करना, आप कहीं जा नहीं सकते, आप इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि ये पहले से हमारे संविधान में उल्लेखित है। देखिए, पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, इसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। पहला मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सॉवरेनिटी, भारत की अखंडता को ध्यान में रखते हुए। इंटीग्रिटी, भारत की एकता को ध्यान में रखते हुए। पब्लिक ऑर्डर, लोक आदेश, सार्वजनिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए। सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। मॉरलिटी, नैतिकता के आधार पर। और इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, उसके अलावा अपराध उद्दीपन। देखिए, जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता है या मौन रहने की स्वतंत्रता है, वो इन पाबंदियों के अधीन रहकर मिली है। हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता के अधीन रहते हुए, हमारी लोक आदेश, सार्वजनिक आदेशों के अधीन रहते हुए, हमारी सुरक्षा के अधीन, हमारी नैतिकता के अधीन, न्यायालय की अवमानना के अधीन, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध उद्दीपन, किसी को अपराध करने के लिए उकसाना। तो जैसे वर्तमान के अंदर हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आपके बोलने से किसी प्रकार की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता या अखंडता खतरे में पड़ सकती है, तो इन आधारों पर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है। दूसरा है शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। इसके अंदर भी 3 पाबंदियां हैं, जिसको मैंने SIP के नाम से लिखा है। S से सॉवरेनिटी, I से इंटीग्रिटी, P से पब्लिक ऑर्डर, यानी आपकी राष्ट्र की एकता, अखंडता व पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक आदेश को ध्यान रखते हुए आपकी शांतिपूर्ण व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाई जा सकती है। जैसे धारा 144 के अंदर होता है कि आपकी शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियारों के भी इकट्ठा होने के अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। तीसरा है संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आप संगम बना सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी 4 प्रकार की युक्ति निबंधन है। पहले 3 से सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और चौथा है मोरालिटी, नैतिकता, यानी राष्ट्र की अखंडता, एकता, लोक आदेश और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए आपकी इस स्वतंत्रता पर भी रोक लगाई जा सकती है। अगली 2 स्वतंत्रताएं हैं भारत में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार या भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार। इसके ऊपर दोनों पर सेम पाबंदियां हैं। पहला है साधारण जनता के हित में और दूसरा है अनुसूचित जनजातियों के हित में, यानी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजातियों के हितों में रहकर। यानी अगर आप भारत में कहीं भी घूमना फिरना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर आप इंदौर शहर में रहते हैं, इंदौर से जबलपुर अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर साधारण जनता के हित में है तो आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। आप किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, लेकिन साधारण जनता के हित में गवर्नमेंट आपकी इस घूमने फिरने की या निवास करने की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है। आखिरी स्वतंत्रता है किसी भी व्यापार, उपजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार, लेकिन इसके ऊपर भी 2 पाबंदियां हैं। पहली क्वालिफिकेशन, यानी किसी प्रकार की योग्यताएं। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा व्यापार या उपजीविका या ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं या ऐसा पेशा अपनाना चाहते हैं जिसके लिए किसी प्रकार की तकनीकी या शारीरिक योग्यताएं चाहिए, तब आपकी इस स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। और दूसरा है जनरल इंटरेस्ट, साधारण जनता के हित में। अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जिससे साधारण जनता को नुकसान पहुंचे तो आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। तो निष्कर्ष में इतना ही कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 19 6 क्लॉजेस के अंदर बटा हुआ है।
उसके अंदर 19(1) आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, और वहीं 19(2) से लेकर 19(6) तक ये गवर्नमेंट को, स्टेट को आपके ऊपर कुछ युक्ति युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार देता है। याद रखिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं है कि विधायिका को है, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उचित है या नहीं है इसकी जांच करने का अधिकार आपकी किसको है? न्यायपालिका को। तो ये था आर्टिकल 19। ठीक, तो आशा करता हूं आपको आर्टिकल 19 समझ में आया होगा, और कल हम आर्टिकल 20, उसके बाद आर्टिकल 21, उसके बाद आर्टिकल 22 इस प्रकार से पूरे स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। थैंक यू।